Welcome again students. In this class again we will continue with the chapter Geography, chapter 2 of class 8. In previous video we will study about the soil, land as resource and its conservation. Today in this class we will discuss about the water as resources. We know that water is very essential for life. Life is not possible without water. So that water is very important for us. So it has been clear with this phrase which tell us that water everywhere, nor a drop to drink. यानी हमारे चारों ओर पानी तो है लेकिन फिर भी हमारे पास पानी नहीं है. So देखते हैं. We know that Earth is known as the blue planet. Why? Because it consists as a 70% of the Earth area. It completely covered by water. It means Earth का जो 70% हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है. ओशियन और सीज सरफेस से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से जब हम इसे स्पेस से देखते हैं तो ये एक ब्लू प्लैनेट की तरह अपेयर होता है. सो दैट्स व्हाई इट नोन एज द ब्लू प्लैनेट और वाटर प्लैनेट. तो देखते हैं कि हमारे पास इतना पानी है. सो when life began on earth before 3.5 billion year ago, यानी आज से 3.5 billion year ago जब लाइफ का बिगनिंग हुआ था, तो वो लाइफ का बिगनिंग भी कहाँ हुआ था? पानी के अंदर हुआ था, यानी ओशियन में हुआ था. इट मीन्स पानी हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो हम देखते हैं कि ये जो 70% पानी है अर्थ का, अगर इसको हम पोर्शन में देखें तो 2/3 वाटर इन द ओशियन में है, जो कि ऑलमोस्ट पूरे वाटर का 95% है. और एज अ फ्रेश वाटर इट मीन्स हमारे पास इस 70% का ओनली 2.5% वाटर जो है कहाँ है? हमारे पास एज अ फ्रेश वाटर है. और एंड आउट ऑफ दिस 2.5%, यानी इस 2.5% का 70% हिस्सा कहाँ जमा हुआ है? ग्लेशियर्स में, अंटार्कटिका में, हिमालयाज में. इट मीन्स जो लॉफ्टी पीक्स हैं एवरेस्ट के, उसके अलावा आल्प्स पे, उसके अलावा अलास्का में. तो इन सारी जगहों पे एज अ ग्लेशियर वो जमा हुआ है. और सिर्फ 1% वाटर, इट मीन्स सिर्फ हमारे पास 1% वाटर है जो कि क्या है? फिट फॉर ह्यूमन यूजेस है, जिसको हम यूज कर पाते हैं. तो हम देखते हैं कि क्या है, हमारे पास पानी होते हुए भी कितना कम वाटर है जिसको हम यूज कर पा रहे हैं. तो हम समझ सकते हैं कि इसकी स्कार्सिटी क्यों होगी. अब बोलोगे कि क्या जरूरत है? बिकॉज वाटर तो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है. तो इसका जो रिन्यूएशन है वो कैसे होता है? सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन कांस्टेंट, यानी जो टोटल वॉल्यूम है, ये जो 70% है, ये कांस्टेंट रहता है. ओके, नाइदर ऐड और नॉट डिलीट, यानी इसमें से 70% में से ना कुछ घटता है ना कुछ ऐड होता है. क्यों? ये रिन्यू होते रहता है विथ द वाटर साइकिल. तो अब देखते हैं कि वाटर साइकिल क्या है. सो in water cycle we have seen here in this image, in this image we can clearly see here there is a evaporation from the ocean, lake and stream. यानी ओशियन से या लेक या अदर वाटर बॉडी से क्या होता है? कंटिन्यू इवापोरेशन होता रहता है, प्लांट से ट्रांसपिरेशन होता रहता है, एंड यही पानी इवोपरेट होकर हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, जहां ये कंडेंस हो जाता है, कंडेंसेशन होता है, और यहाँ ये क्लाउड फॉर्म होते हैं. और जैसे ही जब लो प्रेशर और हाई प्रेशर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, और तब यही कंडेंस क्लाउड एज अ प्रिसिपिटेशन यानी बारिश के रूप में वापस से अर्थ पे आती हैं, और सरफेस रन ऑफ के जरिए ग्राउंड वाटर में और रिवर्स में वापस चली जाती है. यानी पानी कहीं जा नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है? इसका एक परफेक्ट साइकिल बना हुआ है, और ये इस साइकिल के जरिए रिन्यू होता जा रहा है. सो यू हैव टू ड्रॉ दिस वाटर साइकिल इन योर कॉपी. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द बुक. वाटर इज इसेंशियल फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी वाटर जो है दुनिया के हर जीने वाले प्राणी के लिए, जो जीवित प्राणी हैं
उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ वेरी वाइटल रिन्यूएबल सोर्स, ये बहुत ज़रूरी है और क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। कैसे रिन्यू होता है हम लोग देख चुके हैं। एंड द सरप्राइजिंग फैक्ट दैट थ्रू आवर प्लैनेट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट, और इसी पानी की वजह से यानी ड्यू टू दिस 70% ऑफ वाटर, एबंडेंस ऑफ वाटर, वी नो दैट आवर प्लैनेट नोन एज द ब्लू प्लैनेट, यानी हमारा प्लैनेट किस नाम से जाना जाता है, ब्लू प्लैनेट, या कभी कभी इसको वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं। तो बिकॉज ऑफ एबंडेंस ऑफ वाटर देयर इज स्टिल अ वाटर स्कार्सिटी, लेकिन इतना पानी होने के बाद भी हमारे पास क्या है, वो पानी की स्कार्सिटी, स्कार्सिटी यानी कमी होना। तो अगेन अ फ्रेज, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी पानी तो है पर हमारे यूज के लिए नहीं। सो देयर इज मोर देन 326 मिलियन ट्रिलियन गैलन वाटर ऑन अर्थ, यानी इतना, अगर हम इसको एक परफेक्ट मेजरमेंट दे तो इतना वाटर जो अवेलेबल है अर्थ पे, बट विथ सो मच वाटर अराउंड इट सीम लाइक देयर इज इनफ फॉर मिलियन ऑफ ईयर, यानी इतना पानी क्या एक दिन में नहीं, काफ़ी मिलियन ऑफ टाइम से अर्थ पे है। और अबाउट 97.3% वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ सी, मतलब ऑलमोस्ट 95 से 97% तक जो पानी है वो कहाँ है, सी और ओशियन में है, जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। इट नॉट फिट फॉर द कंजप्शन बिकॉज द वाटर इज सलाइन, क्या है, वाटर काफ़ी सॉल्टी है, नमकीन है, तो वो पी नहीं सकते। ओके, ना पी सकते हैं ना किसी और काम में ला सकते हैं, हालांकि क्योंकि उसमें सॉल्ट के अलावा और भी कई सारे केमिकल कंपोनेंट्स मिले होते हैं। यूजुअली एक ओशियन वाटर में या फिर सी वाटर में एवरेजली 35% सॉल्ट होता है, रेस्ट ऑफ देम अदर केमिकल्स होते हैं जो कि बिल्कुल ही फिट नहीं होते हैं कंजप्शन के लिए। So only 2.7% is fresh water. Out of this, nearly 70% locked up as a ice cap and glacier, यानी जो आइस केप और ग्लेशियर्स है उसमें 70% जो है वो क्या है, लॉक्ड है, प्रिजर्व्ड है इन अंटार्कटिका और वर्ल्ड के जितने भी लॉफ्टी ग्लेशियर्स हैं माउंटेन्स पे, उन सब पे। एंड दिस मीन दैट ओनली अबाउट 1% ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर यूज, और सिर्फ हमारे पास क्या है, 1% वाटर क्या है, अवेलेबल है यूज के लिए। दिस वाटर इज अवेलेबल इन रिवर, लेक, एटमोस्फेयर। ओके, रिवर में है, लेक में है, एटमोस्फेयर में है एज अ वाटर वेपर, जो कि वापस प्रिसिपिटेशन के जरिए, बारिश के जरिए धरती पे आ जाते हैं। एंड ऑल्सो एज ग्राउंड वाटर, हम लोग सब डीप बोरिंग यूज करते हैं, तो वो पानी कहाँ से आता है, डीप बोरिंग। उसके अलावा जो हम लोग वेल्स यूज करते हैं या हैंडपंप यूज करते हैं, तो वो पानी कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर से आता है। तो दिस 1% ऑफ वाटर इज यूज फॉर, अब ये जो 1% पानी है तो एक तो ऐसे ही बहुत कम है, तो ये 1% पानी को हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पज से, एग्रीकल्चरल पर्पज से, बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हमारी लाइफ में जितनी भी चीजें होती हैं उन सब के लिए हम इस 1% वाटर का ही यूज करते हैं। Then there is a quick facts, तो हम जानते हैं, did you know that more than 70% of our body is made of water, यानी हमारी बॉडी जो है वो 70% पानी से बनी है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनकी बॉडी जो है 95% तक क्या है, वाटर से बनी हुई है। So the amount of water available on earth has remained constant of year. It natural renewable resources, this resource is replenished by nature, यानी ये जो रिसोर्स है ये रिन्यूअल है, और इसको रिन्यू कौन करता है, हम लोग रिन्यू करते हैं घर में और फैक्ट्रीज में बनाते हैं, नहीं, इसको बनाता कौन है, रिप्लेनिश कौन करता है, कंटिन्यू कौन करता है, नेचर, यानी नेचुरली इसका एक सिस्टम है जिसको हम लोग वाटर सिस्टम के नाम से जानते हैं या वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। वाटर इज कांस्टेंट मोशन, it evaporate from water bodies such as ocean, sea, etc. and convert into the water vapor. The water vapor in atmosphere condense from cloud. When the water vapor became too heavy, they fall on a ground in form of rainfall और snowfall, यानी ये जो पानी है
ये क्या होता है, इवोपरेट होता है वाटर बॉडी से, फिर वो वाटर ड्रॉपलेट यानी वेपर के रूप में क्लाउड ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है, जहाँ वो कंडेंस होता है और कंडेंस होकर क्लाउड्स में चेंज हो जाता है। और क्लाउड्स में चेंज होने के बाद क्या होता है, क्लाउड में चेंज होने के बाद जब ये बहुत हैवी हो जाता है तो वापस, यानी जब एटमॉस्फेयर उसका वेट नहीं संभाल पाती, यानी वो एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकता है, देन वो वापस जमीन पर एज अ रेनफॉल आ जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन। Okay, the water that fall on ground run on surface and meet with river and lake. This is called surface runoff. यानी जब पानी बारिश के रूप में नीचे आता है, फिर रिवर्स में, लेक में जाता है, जिसको surface runoff कहते हैं, and some of water. So this is the cycle of water known as the water cycle और hydrological cycle। अब देखते हैं कि वाटर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस है हमारे लिए, और हम देख भी रहे हैं कि वाटर का अमाउंट जो है वो बहुत कम है हमारे पास। देन इन दैट केस हमारे पास क्या है, वाटर की कमी है, स्कार्सिटी है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो स्कार्सिटी है ये क्यों है, क्यों हमें ज़रूरत है कि हम वाटर को कंजर्व करें, उसे बचाएं। यानी जब कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, जब कोई चीज़ नहीं है बहुत एडुक्वेट अमाउंट में, तभी उस चीज़ को कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो ऐसा स्कार्सिटी क्यों है, जबकि हमारे अर्थ पे ऑलरेडी 70% वाटर है, और 70% वाटर में भी काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट वाटर अवेलेबल है हमारे पास। तो हम देखते हैं कि ऐसा स्कार्सिटी क्यों है। अब अब वाटर स्कार्सिटी क्यों है, शॉर्टेज क्यों है? द वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रिसिपिटेशन, यानी एज वी नो दैट इस वर्ल्ड में क्या है, कुछ भी इवन नहीं है। तो ये जो प्रिसिपिटेशन है, यानी रेनफॉल का जो अमाउंट है, ये भी पूरे अर्थ पे इक्वल नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है। जैसे हम लोग देखते हैं कि इन राजस्थान जैसलमेर हार्डली 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है। वहीं मासिंगग्राम चेरापूंजी में हम देखते हैं कि 200 to 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा एनुअल रेनफॉल होती है। So it's a different variation in annual precipitation in whole world. This is the one of the leading reason for shortage of water. And next one is the scarcity is caused by over exploitation. अब क्या है, अगर हमारे पास पानी sufficient है, लेकिन हम उसे क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसको। सपोज दैट अगर हमारे पास पानी है जो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है, मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन वो पानी सिर्फ 100 लोगों के लिए सफिशिएंट है, लेकिन अब हम यूज़ कितने लोग कर रहे हैं, अगर उसे 1000 से ऊपर लोग यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उस पार्टिकुलर रिसोर्स पे क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा, तो कमी होगी। सो दिस इज द स्कार्सिटी काउज्ड बाय ओवर एक्सप्लोटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेस। अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास रिवर है, लेक है, पॉन्ड्स है, वेल है, अंडरग्राउंड वाटर है, लेकिन ये सारी चीज़ों को पानी होते हुए भी अगर सपोज हम उसमें बहुत सारा कचरा डाल दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो अब हमारे यूज़ के लायक नहीं रह जाता है। और जब वो यूज़ के लायक नहीं है, इट मीन्स इट कंटामिनेशन, उसको क्या किया गया, अब यूज़ के लायक नहीं रहने दिया गया बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, बाय द polluting the water. This is the map is given which show that कहाँ किस तरह की स्कार्सिटी है। अब देखते हैं कि जो रेड एरियाज है, यानी वर्ल्ड में जो रेड एरियाज है, इसमें इंडिया का भी कुछ हिस्सा है, जो कि इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, एशिया का वेस्टर्न एशिया का पार्ट है, साउथ एशिया है, अफ्रीका है, एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट। एज वी नो दैट अफ्रीका में पानी की कमी डेफिनेट है, बिकॉज दिस रीजन इज नोन एज द सहारा डेजर्ट का रीजन है। उसके बाद कई सारे डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट है यहाँ पे। उसके अलावा हम लोग जानते हैं कि इक्वेटर पे है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो पानी की डेफिनेटली कमी होगी। ओके देन एंड दीज ऑल ब्लू एरियाज, यहाँ पे क्या है, यहाँ लिटिल और नो वाटर स्कार्सिटी है, यानी यहाँ पे ऑलमोस्ट पानी की कमी नहीं है। एंड द वाइट एरिया विच इज़ बेसिकली इट्स अ नॉर्थ पोल रीजन, इट्स अ ग्रीनलैंड। सो यहाँ पे नॉट एस्टिमेटेड, यहाँ पता नहीं है कि पानी की कमी है या नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसा एरिया यहाँ एशिया में भी है।
तो अब यहाँ दो चीज़ें हैं, द फिजिकल वाटर स्कार्सिटी और इकोनॉमिकल वाटर स्कार्सिटी। देखते हैं कि ये फिजिकल और इकोनॉमिकल वाटर स्कार्सिटी क्या है। Again, the physical scarcity occur when and where there is not enough water to meet both human demands and those of ecosystem to function effectively। यानी वो रीजन जहाँ पे पानी प्रेजेंट ही नहीं है, पानी की कमी है, लिटरली पानी की कमी है, वाटर रिसोर्सेज की कमी है, तो इसको कहते हैं फिजिकल वाटर स्कार्सिटी। इसका एग्जांपल राजस्थान का रीजन हो सकता है, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है उसका हो सकता है, उसके अलावा सहारा डेजर्ट का रीजन है, एंड द सऊदी अरेबिया। These areas face the physical water scarcity, while the economical scarcity is due to a lack of water infrastructure in general or to the poor management of water resources, okay, where the infrastructure is placed। यानी वैसी जगह जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज तो है लेकिन इनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, या इनका मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पाया है, ये काफ़ी पॉल्यूटेड हो गई हैं, तो वैसे रीजन में क्या होता है, इकोनॉमिकल वाटर स्कार्सिटी, जो कि हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड में ज़्यादातर हिस्सों में क्या है, इकोनॉमिकल वाटर स्कार्सिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। Okay. What is the main reason of कंटेमिनेशन ऑफ वाटर? कंटेमिनेशन यानी वाटर का सबसे बड़ा जिसकी वजह से वाटर की स्कार्सिटी सबसे ज़्यादा होती है वो क्या है, पॉल्यूशन, यानी वाटर पॉल्यूशन। अब सपोज दैट मान लो कि तुम्हारे घर के पास से एक रिवर बह रही है, लेकिन रिवर में काफ़ी ज़्यादा कचरा डाला गया है, पानी गंदा हो चुका है, कंटेमिनेट हो गया है, तो अब क्या वो पीने लायक है, यूज़ करने लायक है? नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो वाटर की जो वाटर की जो स्कार्सिटी है वो इसी वजह से है, ड्यू टू द इकोनॉमिकल वाटर स्कार्सिटी। तो इसका मेन कंटामिनेशन रीज़न क्या है? फर्स्ट रीज़न इज डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, यानी अर्बन रीजन में जब जो फैक्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, उसको बिना ट्रीट किए यानी बिना उसको फिल्टराइज किए हुए हम क्या करते हैं, सीवेज नालियों में गिरा देते हैं। उसके बाद उससे एक छोटी वाटर बॉडी से बड़ी वाटर बॉडी यानी सीवेज से रिवर में, रिवर से सी में, सी से ओशियन में, इस तरह से पूरी वाटर बॉडी क्या होती है, कॉन्टेमिनेट हो जाती है। एंड एग्रीकल्चरल केमिकल्स, एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, वी नो दैट। एंड उसके अलावा अच्छे प्रोडक्शन के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जो कि बारिश के दौरान यानी प्रिसिपिटेशन के समय क्या होती है, सरफेस रन ऑफ के जरिए वो सारा पानी, सारे केमिकल हमारे वाटर बॉडीज़ में पहुंच जाता है, जिससे वो कंटेमिनेट हो जाती है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल इफेलेंट इन वाटर बॉडीज, इंडस्ट्रियल वेस्ट जितने भी होते हैं, जितनी भी लिक्विड वेस्ट होते हैं, वो सब डायरेक्टली वाटर बॉडी में डाल दिए जाते हैं। जिसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं गंगा रिवर। गंगा रिवर इतनी पॉल्यूटेड क्यों हो गई? बाय बिकॉज ऑफ द इफ्यूलेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द वाटर बॉडीज। So let's see, these are the basic problem of वाटर शॉर्टेज एंड वाटर कंटेमिनेशन। तो अब ये प्रॉब्लम्स है तो इनका सॉल्यूशन भी होगा। तो अब देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, यानी वाटर को अब हम कंजर्व करेंगे कैसे। ओके, अगेन बैक टू द बुक। So, as the population increase, industrial growth, advanced clean drinkable water became a scarce। यानी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, लोगों की डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी की कमी होती जा रही है। यानी अगर वाटर बॉडी है जहाँ पहले 100 लोग उसका यूज़ कर रहे थे, अब वहीं 1000 से ज़्यादा लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। यानी उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी पे क्या बन रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हम उसमें डालते हैं, उसकी वजह से वो कंटेमिनेट हो रही है, जो यूज़ के लायक नहीं रह जाती है, जिसकी वजह से जो ड्रिंकेबल वाटर है उसकी कमी हो रही है। एंड वी आर क्रिएटिंग more demand on natural resource while these resources are becoming limited। यानी हम क्या कर रहे हैं, अपनी बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से हम बहुत ज़्यादा
बोझ डाल रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे, और और क्या है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये क्या है, लिमिटेड है हमारे अर्थ पे। सो वी आर कंज्यूमिंग वाटर फास्टर देन नेचुरल कैन रिप्लेनिश, यानी जितनी जल्दी ये रिन्यू नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा हम उसको यूज़ कर रहे हैं, यानी उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो वी नीड वाटर फॉर वेरियस पर्पस, हमें पानी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किस लिए? खाना बनाने के लिए, लाइक कुकिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिस इलेक्ट्रिसिटी को हम अभी यूज़ कर रहे हैं, यानी जब हम लोग ये वीडियो देखोगे तुम लोग, तो जिस मोबाइल या लैपटॉप पे देखोगे उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया गया, उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी किसकी ज़रूरत है? वाटर की ज़रूरत है। सो moreover, despite of the fact that the resource is limited, we are also polluting it, यानी हमारे पास क्या है, अब उतनी तेजी से उसका रिन्यूअल नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो लिमिटेड है। अब वो लिमिटेड है तो क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं। सो द ह्यूमन एक्टिविटी like excessive use harmful chemical in agriculture, throwing garbage in water, it's polluting the water resources। हम क्या कर रहे हैं, वाटर को कंटिन्यूली पॉल्यूट कर रहे हैं। सो देयर इज दिस इज द मैप विच गिवन इन योर बुक। सो करना क्या है, आप यहाँ पे टेक अ वर्ल्ड मैप, ओके, पॉलिटिकल मैप ले लेना, पॉलिटिकल मैप, एंड लेबल इट द 5 रीजन विच फेसिंग द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। कोई भी 5 रीजन जो कि मैंने अभी प्रीवियसली तुरंत बताया है, इन रीजन में पानी की बहुत कमी है, जैसे कजाकिस्तान है, उसके अलावा कजाकिस्तान है, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, पाकिस्तान है, ईरान है, इजिप्ट है, ठीक है, मोरक्को है, लीबिया है। दीज रीजन हैव फेस वाटर स्कार्सिटी। सऊदी अरेबिया है, ब्राज़ील के कुछ रीजन है, पेरू है, अर्जेंटीना है, ठीक है, साउथ अफ्रीका है, इन सब जगहों पे पानी की कमी है। तो इस तरह से 5 ए रीजन को हम क्या करेंगे, लेबल करेंगे ऑन द वर्ल्ड मैप जहां पानी की स्कार्सिटी है। ओके, नेक्स्ट वन इज, देखो यहाँ देयर इज सम क्विक फैक्ट्स। एन एवरेज अर्बन फैमिली ऑफ 4 uses about 540 लीटर ऑफ वाटर अ डे, यानी एक फैमिली जहाँ 4 मेंबर रहते हैं अर्बन एरिया में, वो एक दिन में कितना पानी यूज़ करती है, ऑलमोस्ट 540 लीटर वाटर यूज़ करती है। आउट ऑफ दिस इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट इज एक्चुअली यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, और इसका बहुत छोटा अमाउंट हम लोग पीने के लिए, या खुद ही देख लो कि एक एवरेज आदमी एक दिन में कितना पानी पीता है, हार्डली 2 लीटर 3 लीटर, उससे ज़्यादा पानी तो पी नहीं सकते, लेकिन खर्च कितने करना है, 540 लीटर्स। सो द रेस्ट ऑफ देम कहाँ जा रहा है, बाथिंग में, वॉशिंग अटेंसिल्स यानी बर्तन धोने में, क्लोथ, गारमेंटिंग एंड टॉयलेट्स, इन सब चीज़ों में पानी वेस्ट होता है। एंड देन so the United Nations has predicted that by the next 2 decades there will be 17% more demand of water and compared to water resource available, यानी यूनाइटेड नेशंस क्या है, एक एस्टिमेट देती है, एक प्रिडिक्ट कर रही है कि इन फ्यूचर आने वाले 2 डिकेड्स में, कुछ दशक में क्या होगा, 70% आज से ज़्यादा डिमांड पानी की क्या होगी, बढ़ जाएगी कंपैरिजन टू अस। और एक सर्वे ये कहता है कि बाय 2025 यानी 2025 आते आते वर्ल्ड में बहुत सारे हिस्सों में लोग क्या होंगे, बिना पानी यानी वाटर स्कार्सिटी को, सीवियर वाटर स्कार्सिटी को फेस करेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ वाटर इज नॉट ओनली लोकल प्रॉब्लम बट अ ग्लोबल कंसर्न एज वेल, यानी आज ये क्या बन गया है, एक लोकल प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ हमारे एरिया या कुछ पार्टिकुलर रीजन की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। यानी पानी की स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी, इट्स अ ग्लोबल कंसर्न। So the water is on earth is limited, we need to conserve this precious resource, और इस वजह से बहुत ही important है कि हम क्या करें, इस रिसोर्स को प्रिजर्व करें। So let's see the methods of water conservation.
let's begin the conservation of water. Conservation is simply the planted protection, improvement and wise use of natural resources. Water conservation means controlling, protecting, agricultural chemical contaminate the river and lake. यानी कंजर्वेशन क्या है, ये सिंपली एक प्लान होता है प्रोटेक्शन का और इम्प्रूवमेंट का, जिससे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके. ओके, वाटर कंजर्वेशन मीन्स कंट्रोलिंग, प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग एंड प्लानिंग ऑफ इफिशिएंट यूज ऑफ वाटर रिसोर्स. एंड इसका बेसिक एम क्या होता है, इसका बेसिक एम होता है to conserve is ensure that access clean water and adequate for water for all. यानी कंजर्वेशन का बेसिक मोटो यही है कि सभी को फ्रेश वाटर अवेलेबल हो सके और जितनी ज़रूरत है उतना एडुक्वेट मात्रा में, सही मात्रा में लोगों को अवेलेबल हो सके. एंड एग्रीकल्चर केमिकल कंटामिनेशन, यानी ये उससे भी प्रिवेंट करता है लोगों को. जब हम एग्रीकल्चर मेथड पे केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिससे वाटर और लेक्स जो है कंटामिनेट होते हैं. सो दिस बिकॉज of rain water which run off the surface of soil, surface carry the soil which has chemical. यानी जब बारिश होती है तो वो अपने साथ पेड़ पौधों से जो केमिकल्स होते हैं उन्हें बहाकर मिट्टी के साथ मिक्स करके कहाँ लेके चली जाती है, वाटर बॉडीज में, जिससे वो भी कंटेमिनेट हो जाते हैं, पॉल्यूट हो जाते हैं. हेंस व्हेन द सरफेस वाटर मीट रिवर और लेक इट कंटेमिनेट्स द रिवर एज वेल. फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर ऑन द लैंड स्लो डाउन द सरफेस रन ऑफ. अब क्या होता है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं यानी अफॉरेस्टेशन करते हैं तो इन दैट केस उस समय जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को रूट्स जो होते हैं प्लांट के वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं और उसके साथ साथ ये पानी को भी पकड़ के रखते हैं. यानी ज़्यादा सरफेस रन ऑफ यानी पानी का जो बहाव होता है उसको कम कर देते हैं, जिससे बहुत तेज़ी से पानी नहीं बहता है और केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, ये चीज़ें जो है डायरेक्टली पानी में कम मिल पाती हैं. मतलब रेगुलर के कंपैरिजन में ये काफ़ी कम हो जाता है. दे ऑल्सो increase the groundwater. Okay, they also allow the water percolate deep underground from groundwater reserve. और water plants और ट्रीज की रूट के जरिए जो वाटर है वो कहाँ तक पहुँच पाता है, ग्राउंड वाटर तक भी पहुँच जाता है. So the basic beside this discharge of untreated, partially treated sewage also pollute the water, and sewage mix with the water and waste product. The waste product consist of both organic and inorganic matter including human waste, मिनरल सॉल्ट, गार्बेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट. अब क्या होता है, इन सब के अलावा यानी क्या केमिकल फर्टिलाइजर के अलावा हम क्या करते हैं, पानी को और किन तरीकों से कॉन्टेमिनेट करते हैं, वी डिस्चार्ज अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज. यानी जो अर्बन एरियाज में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, उसके अलावा जो घरों की सीवेज होती हैं वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डाल दी जाती हैं, जिसमें कई तरह के पॉल्यूट्स होते हैं जो कि कुछ टाइम अनट्रीटेड होते हैं, यानी बिल्कुल ही फिल्टराइज नहीं होते हैं. कभी कभी वो थोड़े फिल्टराइज होते हैं, विच इज़ completely waste product which drain into the water. ओके, द वेस्ट प्रोडक्ट कंसिस्ट. अब वेस्ट प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक मैटर भी हो सकते हैं, एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन वेस्ट भी होता है, मिनरल सॉल्ट, गार्बेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकता है. इफ द सीवेज इज नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड, अगर सीवेज जो है यानी जो नालियों में गिरने वाला कचरा होता है वो सीवेज अगर ट्रीटेड नहीं है, फिल्टराइज नहीं है, इट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ. तो ये क्या होगा, ये ह्यूमन हेल्थ और एज वेल एज
इन्वायरमेंट पे भी असर डालेगा। इट मीन्स ये क्या करेगा, वाटर बॉडी में जाएगा, वाटर बॉडी में वहाँ के एक्वाटिक एनिमल्स को, वहाँ के फ्लोरा एंड फौना को इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ या फिर वहाँ के एक्वाटिक एनिमल्स को खाने की वजह से ह्यूमन हेल्थ भी क्या होगी, इफेक्टेड होगी। एंड दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज केमिकल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड इंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू द वाटर। और जब ये पानी पीने के जरिए या किसी और तरीके से हमारे अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, वो हमारे हेल्थ को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जितने भी वेस्ट हैं उसमें सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो कि ख़त्म नहीं हो सकते। द मेजर एम ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट इज टू रिमूव एज मच ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड एज पॉसिबल बिफोर द रिमेनिंग वाटर। अब क्या है, मेजर सीवेज का ट्रीटमेंट का मेजर एम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉलिड पॉल्यूट्स है उनको पानी से निकाल लिया जाए, यानी सीवेज से निकाल लिया जाए, विच इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंट, एंड इट डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडी। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज बिफोर द रिलीजिंग देम इनटू द वाटर बॉडी कैन कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन। अगर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से या फिर ह्यूमन हाउसेस से निकलने वाला जो कचरा है, जो सीवेज है, अगर हम उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर बॉडी के पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कॉन्टेमिनेट होने से बचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड। अभी हम लोग देखेंगे कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। इट सेव द सरफेस रन ऑफ, एंड वाटर हार्वेस्टिंग मीन दैट सेविंग रेन वाटर, वेस्ट वाटर एंड रीयूजिंग इट। यानी वाटर हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हम लोग ये जानते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। बारिश के मौसम में क्या करते हैं, रूफ टॉप पे का वाटर को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको एक अंडरग्राउंड टैंक में या फिर किसी तरीके से अंडरग्राउंड तक पहुंचा दिया जाता है, जो कि पूरे साल यूज़ किया जा सके, विच इज़ द वाटर हार्वेस्टिंग। इट मेनी मॉडर्न हाई राइजिंग बिल्डिंग एंड होम आर यूजिंग डिफरेंट वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। इवन तमिलनाडु जो है हमारे देश में एक ऐसा स्टेट है जिसने हर घर के लिए वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को अपनाना क्या किया, कंपलसरी कर दिया, जिसकी वजह से ताकि ग्राउंड वाटर कंटिन्यूअसली रिचार्ज हो सके और पानी की जो कमी है, यानी लोग अर्बन एरियाज में वाटर स्कार्सिटी से बच सके। सो हार्वेस्टिंग टेक्निक टू रिड्यूस वाटर वेस्टेज, क्योंकि अब क्या होता है कि जब हमारे छतों पर जब देखोगे कि बारिश होती है, वो पानी ऐसे ही बह के कहीं वेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम उसे एक जगह कलेक्ट कर लें तो क्या होगा, जब सूखा टाइम होता है, यानी जब बहुत ड्राई सीजन होता है, उस वक्त वो पानी हमारे काम आ सकता है, या बाकी चीज़ों में उस जो फ्रेश वाटर है, जो फिल्टराइज वाटर, हम उसे पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंपैरिजन टू हम क्या करते हैं, जो फ्रेश पीने वाला पानी है उसे भी हम बाकी चीज़ों में वेस्ट करते हैं, तो इससे वाटर वेस्टेज क्या होगा, कम हो जाएगा। एंड farmer are also being educated about this method to ensure minimize the wastage और optimum use of water। अब क्या है, फार्मर्स को अगर इस बारे में एजुकेट किया जाए और वो अगर इस टेक्निक को यूज़ करने लगे तो उनको क्या मिलेगा, सुफिशियंट पानी मिल जाएगा। किस चीज़ के लिए, इरिगेशन के लिए, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होगी। सो वन बाय वन नाउ वी लेट्स डिस्कस एंड सी द वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। ओके, फर्स्ट वन इज द एफॉरेस्टेशन। हमने प्रीवियसली वाटर सॉइल कंजर्वेशन और लैंड कंजर्वेशन में भी देखा। अफॉरेस्टेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। इट मीन्स पेड़ लगाना क्या है, कल भी कहा था, पेड़ लगाना जो है हमारी ऑलमोस्ट सभी नेचुरल जितनी भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है उसका एक बेस्ट सोल्यूशन है, टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ओके, नेक्स्ट वन इज द वाटर हार्वेस्टिंग। अब वाटर हार्वेस्टिंग क्या है देखते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। अब क्या होता है कि इस तरह से देखो, जब बारिश हो रही होती है तो पाइप के जरिए इसे एक टंकी में कलेक्ट कर लिया जाता है और यहाँ की पाइप के जरिए नीचे बने हुए, यानी घर के नीचे बने हुए एक अंडरग्राउंड टंकी में क्या किया जाता है, इसे कलेक्ट किया जाता है। ओके, नाउ यू कैन सी हियर, वाटर को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं इन अ अंडरग्राउंड टैंक।
ठीक है। ये जो मेथड है ये ज़्यादातर जो ड्राई रीजन्स होते हैं जैसे राजस्थान है, उसके अलावा कर्नाटक है या कुछ तमिलनाडु के रीजन्स में ये देखा जाता है, और स्पेशली राजस्थान में इस तरह की जो टंकियाँ हैं ये बनाई जाती हैं जिनको टंकास कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट मेथड इज okay, next method is the lining canals and minimize water loss by seepage। अब क्या होता है कि जब जैसे हम देखते हैं कि गाँव में या विलेज एरियाज़ में इरिगेशन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कैनाल्स बनाती है, नहरें बनाती हैं। तो वो जो नहर होती है वो ओपन होती है, कहीं भी पानी जा रहा होता है, वेस्ट हो रहा होता है, तो उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको पाइपलाइन के ज़रिए, यानी कि हम लोग रिवर के वाटर को पाइपलाइन के ज़रिए जितने भी फील्ड्स हैं वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। यानी जो कवर कैनल्स होते हैं हम उन्हें बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, वाटर जो है सीपेज से बचेगा, यानी वाटर जो वेस्ट हो रहा था इधर उधर बहने से वेस्ट होता है वो उससे बच जाएगा और फार्मर्स के इरिगेशन में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन इज द स्प्रिंकल सिस्टम। अब स्प्रिंकल सिस्टम क्या है, देखो इस तरह से एक फार्मिंग फील्ड में क्या किया जाता है, पाइप्स डाले जाते हैं और एक आर्टिफिशियल रेन क्रिएट किया जाता है जिसमें स्प्रिंकल करके पानी का छिड़काव करके प्लांट्स को इरिगेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट वन इज द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो अब ड्रिप इरिगेशन क्या है, देखो ये जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है ये एक थोड़ा कॉस्टली मेथड है, बट अगर एक बार इसे फार्मर अगर इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये क्या होता है, उनकी पानी से रिलेटेड यानी इरिगेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये उसको सॉल्व कर देता है। तो देखो इस तरह से वायर्स की तरह क्या करते हैं, पाइप्स को जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं वहाँ पे बिछाया जाता है और इसमें बहुत छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं, छोटे छोटे छेद बने होते हैं जिनसे पानी निकल कर टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा पानी निकल कर प्लांट्स को मिलता रहता है, जो कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। सॉइल भी इरोजन से सॉइल का इरोजन भी रुकता है और इरिगेशन भी हो जाता है और पानी का वेस्टेज भी नहीं होता। सो इट्स अ बेस्ट मेथड टू इरिगेट द फील्ड। ओके, so now we are studying in this video about water resources, its important and its conservation methods. Okay, in next video we will study about the natural vegetation and wildlife. Okay.